ईरानी सहयोगी आयतुल्लाह को उस समय छोड़ रहे हैं जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो इस युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते। पिछले कई वर्षों में ईरान ने हर साल अरबों डॉलर खर्च किए हैं ताकि प्रतिरोध के ध्रुव को बनाए रखा जा सके और उसका समर्थन किया जा सके। इस ध्रुव में लेबनान में हिजबुल्लाह, गहाजा में हमास, यमन में हूथी और इराक में कई अन्य प्रॉक्सी समूह शामिल हैं। इसका उद्देश्य सीधा था। ईरान चाहता था कि लड़ाई ईरान की सरजमीन से दूर रहे और ये सुनिश्चित करना कि अगर कभी युद्ध हुआ तो ये समूह ईरान की रक्षा करें। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और ये सभी समूह ईरानी शासन से अलग हो रहे हैं। हिजबुल्लाह का रुख स्पष्ट है। क्या आपको पेजर हमला याद है? हिजबुल्लाह का नेतृत्व तबाह हो चुका है, लड़ाके कमजोर हैं और वे इजराइल के साथ एक और युद्ध नहीं चाहते। लेबनानी सरकार ने भी उन्हें कड़ी चेतावनी दी है, लेबनान में एक और युद्ध मत लाओ। और ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह सुन रहा है और ईरान को अकेला छोड़ रहा है। दुर्भाग्यवश सर्वोच्च नेता के लिए प्रतिरोध के ध्रुव का निवेश ही एकमात्र ऐसा निवेश नहीं था जो उनका बेकार गया। उन्होंने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान असद की सरकार में लगभग 50 अरब डॉलर का निवेश भी किया। तो बताइए क्या हुआ? असद का सीरिया गिर चुका है और ऐसा लगता है कि आयतुल्लाह का ईरान अगला है। चलिए रूस के बारे में चर्चा करते हैं। इस साल की शुरुआत में रूस और ईरान ने 20 साल की रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। यह जनवरी 2025 में हुआ था और वे इसके बारे में बहुत मुखर थे। दोनों देश जोर जोर से दावा कर रहे थे कि यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए है। असल में ईरानी राष्ट्रपति और रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन की एक बड़ी बैठक हुई थी जहां उन्होंने नकली हस्ताक्षर किए और पश्चिम को एक संदेश भेजा। यह संदेश बताता है कि रूस और ईरान के पास भी सहयोगी हैं और उन्हें पश्चिम की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए क्या हुआ? कागज पर दस्तखत करना तो आसान है, लेकिन जो वादे आप करते हैं उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। रूस और ईरान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी के तहत एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी देने का वचन दिया था। ईरान को रूस की सर्वाधिक आवश्यकता के समय में व्लादिमीर पुतिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं रूसी ट्रकों में यूक्रेनी ड्रोन न छिपे हों। लेकिन ईरान की समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप यह घोषणा करने के और करीब आ रहे हैं कि अमेरिका इजराइल की ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने में मदद करेगा। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण घटना है जो कई लोगों की उम्मीदों के विपरीत घटी। सबसे पहले नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। हम इस साल के अंत से पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने कई हवाई टैंकर यूरोप और संभवतः मध्य पूर्व भेजे हैं, जो हमारी बहुत मदद करता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया हमें ठीक से नहीं पता, पर यह असामान्य है। निश्चित रूप से यह हो रहा है और चिंता का विषय है, इसलिए हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा गए थे। वहां उन्होंने इजराइल ईरान युद्ध पर G7 के संयुक्त तनाव कम करने वाले बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ट्रंप ऐसा शायद इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें इजराइल की कुछ योजनाओं के बारे में पता है। अब हम इसके बारे में बस 1 मिनट में बात करेंगे कि इजराइल क्या योजना बना रहा है। हमारे पास वह खबर है, हम उस पर पहुंचेंगे, लेकिन चलिए पहले दूसरी बातों पर चर्चा करते हैं। ट्रंप को कल तक वहां रुककर पूरा शिखर सम्मेलन अटेंड करना था, परंतु आज अचानक उन्होंने जाने की बात कही। अब सुबह मैंने ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और ऐसा नहीं लगा कि ट्रंप को जल्दी जाना पड़ेगा या ऐसा कुछ पहले से प्लान किया गया था। तो पिछले 5-6 घंटों में कुछ ऐसा हुआ जिससे ट्रंप को कनाडा छोड़कर वापस अमेरिका आना पड़ा। वास्तव में वे सिर्फ वापस नहीं आ रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुला ली है। मेरा मानना है कि वो पहले ही यहां आ चुके हैं। मुझे उनके ठिकाने का पता नहीं, लेकिन वो कनाडा से बाहर हैं। मुझे लगता है कि वो व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं या अभी अभी व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। दोनों में से एक। हम अभी थोड़ी देर में इसकी पुष्टि कर लेंगे। कुछ और बातें भी हैं जिन पर ध्यान देना दिलचस्प होगा। लंबे समय बाद पहली बार हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व में हैं। यूएसएस निमित्ज स्ट्राइक ग्रुप को समय से पहले मध्य पूर्व भेजा गया है।
अब वहां 3 स्ट्राइक ग्रुप मौजूद हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है उनमें से एक ट्रूमैन है, कोई और है, और फिर हमारे पास यूएसएस निमित्ज है। एक और बात, कल स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी, और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो वहीं सुरक्षित रहने को कहा। यह निश्चित रूप से थोड़ा संदिग्ध है। ऐसा लगता है जैसे हमें पता है कि कुछ होने वाला है और हम अपने नागरिकों को चेतावनी दे रहे हैं। अगर आपको याद हो, 4 दिन पहले जब इजरायली ऑपरेशन शुरू हुआ था, तब यूएस डिपार्टमेंट ने कहा था कि वह इराक और तेहरान में दूतावास को कम करेंगे, और उन्होंने यह भी कहा था कि किसी भी बेस पर किसी भी सदस्य, किसी भी जैसे गैर जरूरी सदस्य, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी भी परिवार के सदस्य जो यूएस बेस पर हैं, वे स्वेच्छा से जा सकते हैं। मूल रूप से एक स्वैच्छिक निकासी आदेश था। तो ऐसा कुछ हुआ था। इजराइल ने 2 दिन बाद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। पहले 50 मिनटों में इजराइल ने 20 से अधिक ईरानी कमांडरों और 6 परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला। निश्चित रूप से अमेरिका को पता था कि कुछ होने वाला है, और उन्होंने अपने लोगों को आगाह किया था। अब वही चीज हो रही है। हमें ठीक नहीं पता कि क्या आने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ आने वाला है। एक और बात जिस पर ध्यान देना चाहिए, जो आज ही हुई है, रक्षा सचिव पीट हेकेट ने सेंटकॉम में अतिरिक्त क्षमता की तैनाती का निर्देश दिया है। सेंट्रल कमांड यानी मिडिल ईस्ट कमांड और पीटेक्सस का कहना है कि हम किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ इजराइल को ईरान के हमलों से बचाने में मदद करने के लिए हो सकता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा अर्थ नहीं ढूंढना चाहता। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा, कुछ ईरानी मिसाइलें निकल गईं और अब वे इजराइल में तेल संपत्तियों की ओर जा रही हैं। पिछली रात U-8S समय के अनुसार इजराइल में कल सुबह ईरान ने 2 या शायद 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हाइफा और नायल रिफाइनरी पर हमला किया। यह इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक थी। हम इजराइल की रक्षा में अधिक से अधिक मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही यह भी बताना है कि हमारे पास लगभग 200 या शायद 300 अमेरिकी सैनिक इजराइल के अंदर हैं। 200 अमेरिकी सैनिक हमारे द्वारा दिए गए TAD मिसाइलों का प्रबंधन कर रहे हैं। प्रत्येक TAD सिस्टम के लिए लगभग 100 सैनिकों की आवश्यकता होती है। दुनिया में केवल 7 हैं, जिनमें से 2 इजराइल को दिए गए हैं ताकि ईरान द्वारा छोड़े जा रहे बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा हो सके। तो 200 सैनिक उसका प्रबंधन कर रहे हैं। मुझे लगता है बाकी सैनिक कुछ और काम कर रहे हैं, मुझे ठीक से पता नहीं है। हो सकता है वो पैट्रियट मिसाइल हो, शायद हम उसका प्रबंधन कर रहे हैं। ट्रंप ने करीब 3 घंटे पहले ही एक ट्वीट किया था। ट्रंप ने कहा कि सभी को ईरान के सबसे बड़े शहर तेहरान को खाली कर देना चाहिए, जहां लगभग 10 मिलियन लोग रहते हैं। यह बात उन्होंने तब कही जब मैं पिकल बॉल खेल रहा था, और ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें खाली कर देना चाहिए। निश्चित रूप से यह चिंता की बात है। हमने इस विषय को पहले भी कवर किया था। विदेश विभाग ने अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। अब ट्रंप के दिन के बारे में बात करते हैं। यह वो है जो ट्रंप सुबह कह रहे थे। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप या अमेरिका कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन शाम तक ऐसा लग रहा था कि कोई आपातकालीन स्थिति हो गई है और जहाजों में आग लग गई हो। शायद अमेरिका को मीडिया या जनता से पहले पता चल गया हो और वे कुछ तैयारी कर रहे हों। पक्का नहीं कह सकता, हम इंतजार करेंगे। ट्रंप ने आज सुबह G7 शिखर सम्मेलन में यही बात कही थी। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। क्या आपको किसी मध्यस्थ से ईरान द्वारा तनाव कम करने की इच्छा का कोई संकेत या संदेश मिला है? आपने क्या सुना है? आपने ईरानियों से क्या सुना है? वे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पहले करना चाहिए था। उनके पास 60 दिन थे। कई लोग एलेक्स फोस्टर से पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वो नावें किसकी हैं। फिर भी अमेरिका चाहता है कि तेल की कीमतें कम रहें। होर्मुज जलड़ मरुमध्य में यातायात का अधिकांश भाग तेल का होता है। तेल सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, UAE और ओमान जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से आ रहा है। कई देश इस व्यापार का उपयोग करते हैं। यदि कोई देश अपना तेल नहीं भेज पाता तो वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ जाती हैं। यदि सऊदी तेल बाजार तक नहीं पहुंच पाता या उसका कुछ हिस्सा भी नहीं पहुंचता तो इसका तेल की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, भले ही हम उसका उपयोग न करें। क्या आपको किसी मध्यस्थ से इस बात का कोई संकेत मिला है कि ईरान इस संघर्ष को कम करना चाहता है? हाँ, आपने क्या सुना है? आपने ईरानियों से क्या सुना है? वे बात करना चाहते हैं, पर उन्हें यह पहले ही करना चाहिए था। मेरे और उनके पास 60 दिन थे। 61वें दिन मैंने कहा हमारा कोई समझौता नहीं है। उन्हें एक समझौता करना होगा और
ये दोनों पक्षों के लिए कष्टप्रद है, पर मेरे मत से ईरान इस युद्ध को नहीं जीत रहा और उन्हें बात करनी चाहिए और उन्हें तुरंत बात करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपके विचार से अमेरिका को इस संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल होने के लिए क्या आवश्यक होगा? मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। पीट हेक्स ने कहा कि ट्रंप और पूरी प्रशासन, यहाँ तक कि मार्को रूबियो भी अब तक स्पष्ट रहे हैं। अमेरिका अभी तक आक्रामक रूप से शामिल नहीं है। वह केवल तभी शामिल होगा जब अमेरिकी नागरिकों को नुकसान होगा। ट्रंप ने लगभग 6:30 ईस्टर्न टाइम पर आगे बढ़ते हैं का संदेश ट्वीट किया था। अभी ईस्टर्न टाइम के अनुसार रात के 11 बजे हैं, तो यह लगभग, क्या मैं सही गणना कर रहा हूँ, 4.5 घंटे पहले की बात है। और यह मूल रूप से एक तरह का संकेत था कि शायद कुछ हो रहा है, शायद कुछ आने वाला था, और ऐसा ही लग रहा है। मैं आपको संदेश सुनाता हूँ। ईरान को समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए थे। मैंने उन्हें कहा था, बड़ी शर्म की बात और मानव जीवन की बर्बादी है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने यह बार बार कहा है। ट्रंप पिछले कुछ दिनों से इस तरह के सामान्य संदेश और बयान दे रहे हैं। तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर है, जहां 1 करोड़ लोग रहते हैं। अचानक लोगों को कुछ घंटों में शहर खाली करने को कहा गया है। किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन लोग बड़ी संख्या में शहर छोड़ रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम है। शहर से बाहर जाने वाली सड़कें पूरी तरह भरी हुई हैं। शहर में घबराहट का माहौल है। इजराइल के चारों ओर बमबारी और IRGC इमारतों और राज्य मीडिया कार्यालय को निशाना बनाने से पहले से ही घबराहट थी, जिसे मैं हमेशा की तरह कवर करने वाला था। इस संदेश ने तेहरान भर में सनसनी फैला दी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। यह कनाडा में शाम के समय G7 शिखर सम्मेलन में था। ट्रंप ने भी यही कहा था जब वह सार्वजनिक रूप से कह रहे थे कि उसे जाना ही होगा। उन्हें अमेरिका वापस जाना है। व्हाइट हाउस में कुछ बड़ा होने वाला है। आइए ये क्लिप देखें। फॉक्स न्यूज अलर्ट। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में G7 फैमिली फोटो में भाग लिया और प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे वापस जाना बहुत जरूरी है। मैं बस हमारे शानदार मेजबान का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 10 मिलियन लोगों को कैसे निकाला जाए, उन्हें नहीं पता। उनके पास कितना समय है, हमें भी नहीं पता क्या आने वाला है। यह निश्चित रूप से ईरानी नागरिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मुझे ईरानी नागरिकों के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उनमें से कई वास्तव में शासन का समर्थन नहीं करते हैं। लोग अभी शासन का विरोध नहीं करना चाहते, क्योंकि यह डरावना है, और शासन के पास भी कई समर्थक हैं। तो आप सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कनाडा, लेकिन संभवतः आप भी वही देख रहे हैं जो मैं। मुझे जल्द से जल्द वापस आना है। हम इन शानदार नेताओं के साथ डिनर करने वाले हैं, फिर मैं प्लेन में चढ़ जाऊंगा। जल्दी वापस आना है। जाहिर कारणों से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने वास्तव में बहुत कुछ किया। असल में यूके हमने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, बड़ा शानदार। आज कई शानदार समझौते किए। सभी के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, जो वाकई में बहुत अच्छी बात है। काश मैं कल रुक पाता, पर वे समझते हैं। ये बड़ी बात है। क्या मैं आपकी और मदद कर सकता हूँ? ट्रंप के सुबह के बयान सुनकर मुझे लगा कि इजराइल और ईरान इसी तरह आगे पीछे करते रहेंगे जैसा वे पहले से कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि अमेरिका इसमें शामिल हो सकता है। पिछले कुछ घंटों में यह बड़ी खबर रही है। यह तेहरान की तस्वीर है। ट्रंप के तेहरान को खाली करने वाले ट्वीट के समय ईरान में रात का समय था, जो एक और चौंकाने वाली बात थी। कई लोग सो रहे थे। हमें पता नहीं कि उन्हें निकलने की खबर मिलेगी या नहीं, पर निकलना चाहने पर भी ऐसा करना आसान नहीं। लंबी लंबी कतारें कई किमी तक लगी थीं। यहां क्लिप है। चौंकाने वाला नजारा था। आप देख सकते थे कितने लोग हैं और सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वे पूर्वी या उत्तरी शहरों की तरफ जा रहे हैं, जहां RGC का ज्यादा सामान या बेस नहीं है, या RGC के लोग नहीं हैं, और उन्हें पता है कि वे वहां सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इजराइल उन्हीं जगहों को निशाना बना रहा है। ट्रंप ने सैन्य मामलों पर एक और टिप्पणी की, जो कुछ हद तक नेतन्याहू की आज सुबह की बात से जुड़ी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मीडिया में लगातार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक मीडिया टूर नहीं है। वह कल फॉक्स न्यूज और आज ABC गए।
वह अमेरिका पर ईरान के खिलाफ उन ऑपरेशनों में सहयोग हेतु दबाव डाल रहे हैं। इजराइल को अमेरिका की सहायता चाहिए क्योंकि उनके लक्ष्य स्पष्ट हैं। वे चाहते हैं कि यह सब खत्म होने के बाद ईरान के पास अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की क्षमता न रहे, और वे केवल एक ही तरीके से यह सुनिश्चित कर सकते हैं, वह है ईरान की हर एक परमाणु सुविधा को नष्ट करके और उन वैज्ञानिकों को भी खत्म करके जो इन परमाणु सुविधाओं पर काम कर रहे हैं, ताकि उनके पास कोई ज्ञान न रहे और उनके पास कोई सामग्री भी न बची हो। और वे केवल एक ही तरीके से यह सुनिश्चित कर सकते हैं, वह है ईरान की हर एक परमाणु सुविधा को नष्ट करके और उन वैज्ञानिकों को भी खत्म करके जो इन परमाणु सुविधाओं पर काम कर रहे हैं, ताकि उनके पास कोई ज्ञान या सामग्री न बचे। यह नक्शा दर्शाता है कि इजराइल ने पहले ही इस्फहान सुविधा पर हमला कर दिया है। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे देख सकते हैं। और नतांस, ये सुविधाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी फोर्डो है जो यहीं लगभग 300 फीट जमीन के नीचे पहाड़ों से घिरी हुई है। इजराइल के लिए लक्ष्य निर्धारण कठिन है क्योंकि उनके पास बंकर बस्टर नहीं है जो अमेरिका के पास हैं। हमारे पास B2 हैं, हमारे पास वे भारी बंकर बस्टर हैं जो इस सुविधा के अंदर जा सकते हैं और इसे नष्ट कर सकते हैं। और यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि अमेरिका मदद करे। यदि वे अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते तो उनका सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। यदि वे ईरान को केवल एक परमाणु सुविधा के साथ छोड़ देते हैं तो ईरान पीछे हट सकता है और तुरंत अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर सकता है। ईरान की विदेश नीति 2 वाक्यों में कही जा सकती है, अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत। और नेतन्याहू एक अच्छी बात कह रहे हैं, मैं कहूंगा, जहां वे कह रहे हैं कि अमेरिका को जहां भी संभव हो मदद करनी चाहिए, क्योंकि ईरान सिर्फ इजराइल के पीछे नहीं है बल्कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे भी है। तो ये है जो ट्रंप ने लिखा। ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही ट्वीट किया। अमेरिका फर्स्ट का अर्थ है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका को फिर से महान बनाना है। रिपब्लिकन पार्टी अब ट्रंप की पार्टी बन गई है। यह बात बाहर से जुड़ने वालों के लिए भी स्पष्ट है। रिपब्लिकन पार्टी में एक विभाजन दिख रहा है, जहां कुछ नहीं चाहते कि अमेरिका किसी भी रूप में शामिल हो। वे बस नहीं चाहते कि हम बिल्कुल भी शामिल हों। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना जोखिम उठा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि फायदा क्या है। कुछ लोग राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए शामिल हों। यह वह इंटरव्यू है जो राष्ट्रपति नेतन्याहू ने आज किया। और ऐसा लग रहा था कि वह सीधे अमेरिकी नागरिकों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारे शामिल होने के लिए अमेरिकी जनता को राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करना होगा। मेरा अनुमान है कि यही कारण है कि वह मीडिया टूर कर रहे हैं। कल वह फॉक्स न्यूज पर थे और आज ABC पर हैं। क्या आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े समाचार प्रसारक हैं? कल तेल अवीव है जो न्यूयॉर्क है। देखिए, मैं अमेरिका फर्स्ट समझता हूं, मैं अमेरिका डेड नहीं समझता। ये लोग डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते हैं। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मानवता की सेवा में है। यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। अमेरिका सही कार्यों के लिए खड़ा होता है। राष्ट्रपति ट्रंप यही कर रहे हैं। मैं उनके समर्थन की सराहना करता हूं। जॉन कार्ल अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो जॉन, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में और क्या कहा, और वह चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ क्या भूमिका निभाए, या उन्होंने कुछ कहा ही नहीं? इस इंटरव्यू में उन्होंने कई बार राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशंसा की। उन्हें पता है कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन चाहिए, कम से कम उस रूप में जो अमेरिका अब भी कर रहा है, यानी इजराइल को ईरान के जवाबी हमलों से बचाने में मदद करना। राष्ट्रपति ट्रंप, आपका धन्यवाद। आप इजराइल के सर्वश्रेष्ठ मित्र रहे हैं, लेकिन उन्होंने इससे भी अधिक देखने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन आपने जो सुना और बजाया उसमें उन्होंने कहा कि वे अमेरिका फर्स्ट को समझते हैं। मैं अमेरिका डेड को नहीं समझता। वह वास्तव में ट्रंप आंदोलन में शामिल लोगों से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन के उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अमेरिका के एक और मध्य पूर्व संघर्ष में शामिल होने के सख्त खिलाफ हैं। और जैसा कि आप जानती हैं, किरा डोनाल्ड ट्रंप के कुछ प्रमुख समर्थक, बाहरी सलाहकार कह रहे हैं कि इसमें शामिल मत होइए, अमेरिका इसमें शामिल नहीं हो सकता। आपने हमेशा लंबी लड़ाइयों का विरोध किया था। टकर कार्लसन, स्टीव बैनन, चार्ली किर्क जैसे लोग, ये डोनाल्ड ट्रंप के करीबी समर्थक हैं जो मानते हैं कि अमेरिका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू की भाषा का इस्तेमाल करके मुझे अमेरिका फर्स्ट की अवधारणा समझ में आई। मैं अमेरिका डेड को नहीं समझता। वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप और उनके
आलोचक समर्थकों से बात कर रहे थे। अब ये एक और मुद्दा है। ट्रंप के सभी ट्वीट्स के बाद यह आधिकारिक व्हाइट हाउस अकाउंट है और यह किसी हमले के मुद्दे को उठा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देने का समर्थन कभी नहीं किया है। यह एक वादा है जो उन्होंने बार बार अपने कार्यकाल और चुनाव प्रचार दोनों में किया है। अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। हम पुराने और नए क्लिप्स देखेंगे। लगभग 2 साल पहले ट्रंप ने यह कहा था, और वह उनके लिए परमाणु हथियार बनाने का लाइसेंस था और आप ईरान को परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। आप इसे होने नहीं दे सकते क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बुरी चीजें होंगी। मैं सभी क्लिप्स नहीं देखना चाहता क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पोस्ट की हैं। स्टीव विटकॉफ और उपराष्ट्रपति जे डॉडी वांस इस हफ्ते या अगले हफ्ते ईरान का दौरा कर सकते हैं। अमेरिका इसमें शामिल न हो ऐसी संभावना है। यह जानकारी अभी आई है और हम बस 1 सेकंड में उस पर आएंगे। यह सिर्फ कुछ बैकअप है। 20 से ज्यादा अमेरिकी एयर फ्यूलिंग टैंकर कल रात मध्य पूर्व या यूरोप गए, जिससे ईरान नाराज हुआ। ईरान ने यह तस्वीर देखी और अमेरिकी ठिकानों को धमकाना जारी रखा, जैसा वे पहले से कर रहे थे। फिर से यही वह जगह है जहां हमें समझना होगा कि जब तक वे वास्तव में किसी अमेरिकी ठिकाने पर हमला नहीं करते, मैं उनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें भी अपने घरेलू जनता के लिए मजबूत दिखना पड़ता है। वहां घरेलू राजनीति भी चल रही है। कम से कम ईरान के नजरिए से देखा जाए तो वे पहले ही बहुत बुरी तरह से तबाह हो रहे हैं और मुझे यकीन है कि ईरान के अंदर कोई भी विपक्षी इसका फायदा उठाना चाहेगा। इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जनता का समर्थन या जो भी समर्थन उनके पास है उसे न खोएं, क्योंकि ईरान में अभी भी बहुत से लोग हैं जो शासन का समर्थन करते हैं। हमें यह ध्यान में रखना होगा, तो वे बस उसी को संतुष्ट कर रहे हैं। एक और बात, आज सुबह और दिन में भी कई युद्धक विमान ऊपर से गुजरे, 5 और टैंकर ऊपर से गुजरे। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा हो रहा है। लोग अब सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों से चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ये सब मध्य पूर्व में इजराइल की किसी भी तरह मदद करने जा रहा है, तो खाड़ी के सभी देश जो अमेरिका के सहयोगी हैं, उनके लिए अब वहां से निकलने का समय आ गया है, क्योंकि ईरान हमला करना शुरू करने वाला है। इसमें कुछ नया नहीं है, यह कोई नई बयानबाजी नहीं है। ईरान तो यह तब से कह रहा है जब से यह सब शुरू हुआ, और उससे पहले भी। अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ईरानी प्रॉक्सी द्वारा यहाँ वहाँ छोटे हमले किए गए हैं, लेकिन मध्य पूर्व में यह असामान्य नहीं है। अमेरिकी ठिकाने नियमित रूप से ड्रोन हमलों का सामना करते हैं, इसलिए छोटे हमलों पर अमेरिका कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देगा। जब तक कुछ बड़ा नहीं होता तब तक अमेरिका शामिल नहीं होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। असल में बस कल ही तेल अवीव में ईरानी बैलिस्टिक हमले की वजह से तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास को थोड़ा नुकसान पहुंचा था। अमेरिकी दूतावासों में हुआ, कोई घायल नहीं, सिर्फ इमारतों को नुकसान। अमेरिका सिर्फ इसी वजह से इसमें शामिल नहीं होगा, पर यह ध्यान देने लायक है। आज वॉशिंगटन में इजरायली राजदूत ने यही कहा। इजरायली राजदूत ने कहा कि ईरान के खिलाफ इस हफ्ते के अचानक हमले की तुलना में पेजर ऑपरेशन आसान होगा। हमें उनकी योजना का पता नहीं है। मेरा मानना है कि अभी ईरान किसी भी चीज के लिए तैयार है, यहाँ तक कि सर्वोच्च नेता की हत्या के लिए भी। अब हम थोड़ा टकर कार्लसन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने आज राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कुछ बड़े बयान दिए हैं और ट्रंप ने पलटवार किया है। यह है जो ट्रंप ने कहा। टकर कार्लसन को समझाना चाहिए कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, परंतु ट्रंप के खिलाफ उन्होंने जो कहा वह यह है। मुझे ट्रंप बहुत पसंद है। वह एक दयालु इंसान है जिनमें गहरी इंसानियत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में डर है कि मेरा देश इससे और भी कमजोर हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम अमेरिकी साम्राज्य का अंत देखेंगे। अन्य राष्ट्र भी ऐसा होते देखना चाहेंगे, और यह ईरान के किनारों पर यूएसएस अमेरिका को डुबोने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन इसका अंत भी होने वाला है। मेरा मानना है कि ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल इसी तरह समाप्त होगा, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। वह आपकी ओर आ रहा है, उसका आपके लिए क्या अभिप्राय है? वो आप हैं। मैं बुश को जानता था। मुझे जॉर्ज डब्ल्यू बुश से व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध थे। मैं अभी भी कभी कभार उनसे मिलता हूँ। वह मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने इराक पर उनकी आलोचना की थी। वह युद्ध उसके प्रशासन का ऐतिहासिक सारांश है। मैं उससे जानता था और उसके पास वो सब करने की योजनाएं थीं जो वह चाहता था। परंतु घरेलू स्तर पर देश सुधारने हेतु आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसकी सोच सिर्फ इराक पर आक्रमण तक सीमित नहीं थी। नहीं, वह सोशल सिक्योरिटी को फिर से बनाने और एंटाइटलमेंट्स के मुद्दे को सुलझाने की विभिन्न योजनाएं बनाने जा रहे थे, और उन्हें सच में लगता था कि यह काम करेगा। हाँ, और आप इस पर हंस सकते हैं या जो भी। असली युद्ध में फंसते ही गांव वालों पर बम गिराकर जीत का ऐलान करना आसान नहीं होता। हमारा इसमें कोई अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इजरायली अभियान लगभग 3 दिनों से चल रहे हैं। जेट बिना किसी रोक टोक के उड़ रहे हैं। ये पहले कभी नहीं सुना गया।
कि ऑपरेशन रफ राइडर्स के दौरान जब अमेरिका यमन में हूथियों के खिलाफ था, तब उसने लगभग 7-8 ड्रोन खो दिए थे। इससे आपको क्या समझ में आता है? हूथी संयुक्त राज्य अमेरिका को जितना नुकसान पहुंचा पाए, ईरान उतना नुकसान इजरायली वायुसेना को नहीं पहुंचा पाया। एक भी ड्रोन या जेट नहीं गिराया गया है, यहां तक कि कोई यांत्रिक खराबी भी नहीं हुई है। वे निडर होकर उड़ान भर रहे हैं, ईरान के आसमान में ईंधन भर रहे हैं और लगातार हमारे AGC लक्ष्यों को नष्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि टकर ईरानी सेना को ज्यादा श्रेय दे रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी 20 कमांडर खो दिए हैं। सर्वोच्च नेता मानसिक रूप से उदास हैं, क्योंकि उनके आसपास के सभी लोग मर चुके हैं। जिन सभी लोगों से वह मिलते थे, जो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से कैसे बातचीत करनी है इस पर सलाह देते थे, जो उन्हें हिजबुल्लाह और हूथियों को कैसे फंड करना है इस पर सलाह देते थे, वे सभी मर चुके हैं। टक्कर का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने से अमेरिका एक बड़े युद्ध में फंस सकता है, जैसे रूस पिछले 3 सालों से फंसा हुआ है। रूस के बारे में वह कोई टिप्पणी नहीं करते। पुतिन ने एक युद्ध शुरू किया था जो सिर्फ 72 घंटे चलना था। पुतिन की इच्छा थी कि रूसी सैनिक केवल 72 घंटे या 3 दिनों में कीव पहुंचकर वहां परेड करें। 3 साल से अधिक समय बीत गया है। रूस को 10 लाख से अधिक हताहत हुए हैं, लेकिन टकर ने इस पर एक भी टिप्पणी नहीं की है। रिकॉर्ड। हूथी अभी भी वहां क्यों हैं? एक और बड़ा सवाल है, क्या अमेरिकी सेना असली संघर्ष के लिए तैयार है? और इसका जवाब है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मेरा मानना है लोग इसे नहीं समझते, परंतु मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे सच में बहुत परवाह है। मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में। मुझे नहीं पता कि मैं टकर की बात पर भरोसा करूंगा कि अमेरिकी सेना कितनी तैयार है। मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे मुझे भरोसा हो कि वो अमेरिकी सेना का सही मूल्यांकन कर सकता है।